अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आप ये खुसूसी ट्रांसमिशन आज देख रहे हैं डॉन न्यूज़ पर। बजट के हवाले से वफाकी बजट 2022-23 पेश कर दिया गया है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करते हैं और तफसीली तौर पे इसके ऊपर बात होगी आज के प्रोग्राम में। एक तो जो वफाक के अखराजात का तखमीना है वो 9,500 अरब रुपए तक होगा। फिर GDP ग्रोथ का हदफ हुकूमत ने जो रखा है, जिसके ऊपर बहुत इस वक्त बात हो रही है, वो 5% रखा गया है, 5%। कुल अखराजात 9,118 अरब होंगे, जिनमें से 3,144 जो है वो हमारे कर्जों के ऊपर लग जाएंगे, जिसका पहले से ही हुकूमत ने बजट पेश करने से पहले ही जिक्र करना शुरू कर दिया था। टैक्स हदफ 7,402 रुपये से ज़्यादा रखने की तजवीज़ है। फिर एक और ये इसके अंदर है कि इनकम टैक्स जो स्लैब्स हैं वो 13 के बजाय 7 करने की तजवीज़ पेश की गई है। जो टैक्स के हवाले से भी अहम फैसले किए गए हैं हुकूमत की तरफ से, उसको भी हम तफसीली तौर पर लेके आएंगे ज़ेरे बहस आज के प्रोग्राम में। तिजारती खसारे का भी आपको बता देते हैं। 2 अरब 80 करोड़ रुपए डॉलर जो है वो मुकर्रर किया गया। इंपोर्ट्स का हदफ 70 अरब डॉलर, एक्सपोर्ट्स का हदफ 35 अरब डॉलर है। तरसीलात ज़र का हदफ 33 अरब डॉलर है। इसके अलावा ज़ेरे बहस रहता है एक और मामला भी, वो दिफा का बजट होता है। उसके लिए 1,523 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन के लिए जो अच्छी खबर आ जाई वो ये थी कि 15% उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। मरियम औरंगज़ेब ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने पहले ये समरी मुस्तरद कर दी जो 10% इजाफे की उनके पास आई थी, और उसके बाद उन्होंने 15% इजाफा किया है। पेंशन के अंदर 5% इजाफा किया गया है। जैसा कि आपको याद होगा, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली तकरीर में 10% इजाफे का ऐलान कर दिया था, तो उस तरीके से फिर 15% पेंशन में भी बन जाता है। और दीगर भी कुछ ऐलानात इसके साथ साथ किए गए हैं। इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम तफसीली तौर पे बात करेंगे। हमारे साथ है सीनियर तजियाकार ज़ैगम खान साहब, जिनसे हम ऐसी जो नताइज होंगे, इम्प्लिकेशंस होंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे और इस बजट को भी वो कैसे देखते हैं उनसे जानेंगे। माहिद अशफाक तोला साहब हमारे साथ हैं, माहिर हैं टैक्स अमूर के। उनसे जो टैक्सेस के हवाले से फैसले गवर्नमेंट ने किए हैं, जिसका वो बारहा ये बात कह रहे हैं कि हम ज़्यादा आमदन वालों के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। और डॉक्टर साजिद अमीन साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, वो माहिर हैं मौशी अमूर के, उनसे भी उनके ख्यालात जानेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ज़ैगम साहब, मैं एक ओपनिंग कमेंट आपसे लेना चाहूँगी कि ओवरऑल अगर आप ये कमेंट करें कि कैसा देखा आपने। नून लीग के लिए एक टेस्ट केस के तौर पे कहा जा रहा था आज का बजट होगा, तो इब्तदाई कमेंट्स आपके क्या होंगे इस बजट के ऊपर? देखिए, टेस्ट केस तो ये था और अभी ये टेस्ट केस रहेगा। अभी तो हमने सिर्फ इसका ट्रेलर देखा है। जिस दिन बजट अनाउंस किया जाता है उस दिन नॉर्मली हमें एक फील गुड फैक्टर जो है वो काफ़ी नुमायाँ होता है, जिस तरीके से वो प्रेजेंट किया जाता है। और फिर ख़ास तौर पर जो उसमें इम्प्लीमेंटेशन है उसमें चैलेंजेस आते हैं। फिर मिड वे थ्रू इनको बाज़-औक़ात चेंजेस की ज़रूरत पेश आती है। लेकिन गिवन ऑल द चैलेंजेस, अगर आप आज की तकरीर, आज जो कुछ फिगर्स दी गई, तो आपको ये लगता है कि जितना मुश्किल बजट हो सकता था, कोशिश की गई है उतना मुश्किल बजट ना हो। कुछ सेक्टर्स को, कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को रिलीफ दिया गया है। मिसाल के तौर पर जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं उनको अगर देखें तो 15% उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। गवर्नमेंट के जो रिटायर्ड लोग हैं उनको फैसिलिटेट किया गया है। टैक्स का जो है वो स्लैब उसको बढ़ाया गया है, टैक्सेबल इनकम जो है उसमें एक तरह की रियायत जो है वो दी गई है। लेकिन आगे जो मुश्किलात आने वाली हैं उसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि वो लोग जो पाकिस्तान के 50% जो गरीब लोग हैं, जिन्हें इस तरीके से बरह रास्त हुकूमत फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती, उन पर इन्फ्लेशन का जो आगे असर पड़ेगा क्यूमुलेटिव, वो पीछे से पड़ रहा है और आगे मज़ीद पड़ेगा, उनके लिए जो रिलीफ दी गई है, जिसकी इजाज़त IMF आम तौर पर देता है, ऐसे हालात में जो लोग बिल्कुल नीचे हैं उनके लिए आप कुछ ना कुछ कर लें, सोशल प्रोटेक्शन की कोई चीज़ें कर लें। मेरा नहीं ख्याल कि उनके लिए जो किया गया है वो काफ़ी होगा। वो बहुत मुश्किल से इस वक्त गुजरेंगे। कुछ चीज़ें ऑप्टिमिस्टिक हैं। बहुत दिनों से हम सोच रहे हैं कि सुन रहे हैं कि जी ट्रेडर्स को टैक्स नेट में लाएंगे, नहीं लाया जाता, उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। लास्ट टाइम जब इमरान खान ने कोशिश की थी, तकरीबन उसी वक्त जो है वो मौलाना फजलुर रहमान धरना लेकर आए थे, तो इमरान खान ने दौड़ लगा दी थी। ये भी जिस तरह का प्रेशर है, मुझे नहीं लगता कि ट्रेडर इनको टैक्स देंगे। एक बार फिर मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगी। रियल एस्टेट बहुत बड़ा सेक्टर है, पाकिस्तान की बर्बादी का बायस बना हुआ है वो। रियल एस्टेट को कंट्रोल करना, ताकि वहाँ के जो पैसे हैं जो हम ज़मीनों में दफन कर रहे हैं उसको प्रोडक्टिव सेक्टर्स में लेकर जाएं, वो बहुत बड़ा फिर वो चैलेंज होगा, क्योंकि वो बहुत इन्फ्लुएंशियल लॉबी है। तो आगे देखते हैं कैसे आता है। आज का दिन तो मेरा ख्याल है पॉजिटिव लग रहा है।
पॉजिटिव नजर आया। और आमतौर पे अमूमी पिछली बार भी जब बजट पेश हुआ था तो इसी किस्म की कुछ बात की जा रही थी, बाद में उसके असरात जो नजर आते हैं। अब अमायद साहब आप भी कहिएगा, टैक्सेस की इस वक्त बात हो रही है, गवर्नमेंट ये कह रही है, और मैं शेयर कर देती हूँ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी अपना जो इनिशियल इसके बाद कमेंट किया, ट्विटर पे उनका ये पैगाम आया, वो कहते हैं मैं अपनी थॉट्स शेयर कर रहा हूँ, कमज़ोर तबके की मुश्किलात कम करने की कोशिशें जो की हैं हमने उसके हवाले से, तो उसमें के अंदर वो जिक्र कर रहे हैं एक तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, उसमें स्कॉलरशिप्स भी मजीद स्टूडेंट्स के लिए लाने की बात की जा रही है, दीगर वो बात कर रहे हैं इस वक्त गवादर में भी जो की जा रही हैं एफर्ट्स, वहाँ पर उसके हवाले से कहते हैं कि सोलर पैनल्स फॉर डोमेस्टिक जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए हुकूमत ने इस हवाले से इकदाम किए हैं, कुछ दीगर बातें। तो अब ये बताइएगा, आपके जो टैक्स के हवाले से इकदाम हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर, हाई वैल्यू प्रॉपर्टीज़ के ऊपर टैक्स बढ़ाया जा रहा है, उसके अलावा ज़्यादा आमदन वालों के ऊपर गवर्नमेंट कह रही है कि उनके ऊपर टैक्सेस का बोझ होगा, और साथ ही वो दावा भी किया जा रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट के अंदर शामिल भी करेंगे। तो इस हवाले से जो इकदाम हैं आप कैसे देख रहे हैं उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, जो है मेरे हिसाब से हमें पहली चीज तो ये मद्देनजर रखनी चाहिए कि हुकूमत वक्त के पास बहुत लिमिटेड फिस्कल स्पेस अवेलेबल है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। अगर मैं उसको मद्देनजर रखते हुए अपने एनालिसिस पे आगे बढ़ता हूँ तो मेरे हिसाब से मेरी आजिज़ राय ये है कि ये एक बैलेंस्ड बजट है। ज्यादा रिलीफ देने का हुकूमत वक्त के बाद फिस्कल स्पेस मौजूद है ही नहीं। इसके अलावा मेरे ख्याल से काफी अच्छे और ऐसा इकदाम भी किए हैं, जैसे जो है सैलरी टैक्स, जो टैक्सेबल थ्रेशोल्ड जो है सैलरीड इंडिविजुअल्स का, वो 6 लाख से 12 लाख तक कर दिया है। जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बिजनेस इंडिविजुअल का थ्रेशोल्ड है वो 4 लाख से 6 लाख तक कर दिया है। और इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल मशीनरी पे 0% कस्टम ड्यूटी लगाई है, मेरे हिसाब से ये भी बड़ा एक अच्छा ऐसा इकदाम है, क्योंकि अगर आप जो है इकोनॉमिक सर्वे जो कल रिलीज हुआ था उसमें अगर आप देखें तो इस साल जो आउटगोइंग फिस्कल ईयर है 4.4 की एग्रीकल्चरल सेक्टर ने ग्रोथ देखी है, लेकिन जो अगले साल का टारगेट है वो 3.9 है। अगर मैं इस साल का भी एनालिसिस कर लूं तो हमें ये नजर आया कि वीट का जो यील्ड पर एकड़ है वो भी गिरा है, कल्टीवेशन भी गिरी है, प्रोडक्शन भी गिरी है। इसके साथ साथ अगर हम मुआवजा करें जो हमारे पड़ोसी मुल्क भारत और जो बाकी दुनिया की एवरेजेस हैं इन्हीं वीट, मेज, राइस, शुगर केन, इन पे अगर हम मुआवजा करें तो हम इस वक्त बहुत पीछे हैं इन टर्म्स ऑफ टन पर एकड़ की जो प्रोडक्शन है, हम काफी पीछे हैं दुनिया से भी और भारत से भी। तो अगर हम उन एवरेजेस को डबल भी कर दें तो मेरे ख्याल से ये हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस आ जाएगा और ये हमें एक क्वेश्चन भी दे सकता है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा, और फिक्स टैक्सेस भी लगा रहे हैं, जो छोटा रिटेलर है उसके लिए 3 से 10 हज़ार, और फिर जो प्रॉपर्टी की खरीदारी है उसके लिए एडवांस टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है, इसको आप कैसे देखते हैं? जी मेरे ख्याल से फिक्स टैक्सेस जो है वो अगर रीजनेबल हो तो बिल्कुल सही है, इससे कंप्लायंस कॉस्ट जो है वो बच जाती है एक टैक्स पेयर की। जब आपको पता होता है कि आपने कितना टैक्स जमा करवाना है रेवेन्यू अथॉरिटी को, तो उससे आपकी एक बोझ भी हल्का हो जाता है और एक जो लीगल कंप्लायंस का बोझ होता है और दूसरा आपकी कॉस्ट भी बच जाती है। बाकी जो अनप्रोडक्टिव एसेट्स पे जो टैक्स की बात की है वजीर खजाना साहब ने, मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छा इकदाम है जो है। और बाकी इसके अलावा जो बोला गया है कि स्लैब रेट्स, जो इनकम टैक्स स्लैब्स हैं सॉरी, वो जो रिड्यूस कर दिए गए हैं और बोला गया है कि जो जिनकी आमदनी, जिन टैक्स पेयर्स की सैलरी ज्यादा है वो ज्यादा टैक्स भरेंगे। तो दुनिया भर में यही निजाम है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का और बिल्कुल अच्छा निजाम है और इसी सिफ्ट में हमें चलना चाहिए। अगर पाकिस्तान इस सिफ्ट पे जा चुका है तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा इकदाम है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ही होनी चाहिए, एबिलिटी टू पे के प्रिंसिपल पे होनी चाहिए। जो टैक्स पेयर, जो सैलरीड इंडिविजुअल जितना ज्यादा कमाता है वो उतना ज्यादा बोझ उठाए टैक्स की मद में। ठीक,
सही, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। कुछ और भी दीगर मामलात हैं जिसके ऊपर तफसीली तौर पे आप लोगों का ओपिनियन हम जानना चाहेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे कोशिश करेंगे डॉक्टर साजिद साहब भी हमें ज्वाइन कर लें और फिर उनका भी ओपिनियन इसके ऊपर शामिल करें, और जो आवाम, जो हमारे नाजरीन हमें देख रहे हैं, उनके जहनों में आम तौर पर, अमूमी तौर पर कुछ सवालात होते हैं, तो कोशिश करेंगे वो भी एड्रेस हों एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक से पहले जो हम फिक्स टैक्सेस की बात कर रहे थे उस हवाले से ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने एक अपना रद्दअमल दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो छोटे ताजरों के हवाले से जो ऐलान करदा फिक्स टैक्सेस का इजरा है, इसके ऊपर हम हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। तो वो इस हवाले से उनका ये एक पॉजिटिव रद्दअमल है जो हमने जिसको शामिल किया। अब ज़ैगम साहब, सूबों के हवाले से जो है वो एक तासुर ऐसा नज़र आया कि एक इत्तेहादी हुकूमत वाला ही, ऑल्दो PMLN जो है वो इस बजट के हवाले से अपनी पोजीशन बार बार वाजे कर रही है कि ये एक इत्तेहादी हुकूमत है, जितने भी फैसले ये मईशत से मुतालिक हों या सियासी हों वो हम सब मिल के करते हैं। तो PSTP के अखराजात 550 अरब रुपए मुख्तस किए गए, और प्राइम मिनिस्टर साहब हिमसेल्फ और वजीर ख़जाना भी ये बात कह रहे थे कि बलूचिस्तान के लिए हमने सबसे ज़्यादा अमाउंट मुख्तस की है इसके अंदर। इस बात को आप कैसे देखते हैं? आपको भी ये तासुर इसके अंदर मिलता है, और ये क्या खुशाइन बात है कि इसके अंदर तमाम सूबों को के हवाले से फैसले किए गए हैं बराबर यकसा? देखिए, सूबों को तो NFC के तहत हुकूमत में पैसे देने ही देने हैं, वो तो उनकी आईनी मजबूरी है, उसको रोक नहीं सकते, सूबों का जो हिस्सा है। लेकिन इससे अगर बजट को देखें तो जो PSDP है वो फेडरल गवर्नमेंट की भी कम हुई है, मेरे जहन में 19% का फिगर है, 19% कम हुई है, और PSDP सूबों की भी 16% जो है वो कम हुई है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि जब आप IMF के पास जाते हैं तो दो चीज़ों को वो सामने रखता है। एक तो आपका फिस्कल डेफिसिट, आपका बजट का खसारा, कि आप क्या कमा रहे हैं, क्या खर्च कर रहे हैं, और वो आपको कहता है कि अपने कपड़े जो है अपने साइज़ के मुताबिक काटें। और दूसरा, आपको मालूम है करंट अकाउंट डेफिसिट जो ट्रेड डेफिसिट से मुतल्लिक है कि आप कितने डॉलर आ रहे हैं आपके पास और कितने डॉलर जा रहे हैं। तो वो तो जब तक ये अपना फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल नहीं करेंगे, और बजट में मेरा ख्याल है जो उनके अभी मामला चल रहे थे IMF के साथ, उन्होंने बड़ा क्लियर कट फिगर्स बताई होंगी पाकिस्तान की हुकूमत ने IMF को कि इस तरीके से हम फिस्कल डेफिसिट को कम करेंगे। तो उसके लिए उस लिहाज से तो हुकूमत के पास बहुत थोड़ी गुंजाइश बच जाती है। फिर दूसरी बात आपने ये भी देखी कि IMF को हमने ये भी वादा कर दिया, बल्कि हमने तो अब कानून बना दिया जो स्टेट बैंक का लॉ है, उसके तहत स्टेट बैंक से हुकूमत पैसे नहीं ले सकती, यानी मनी प्रिंट नहीं कर सकती। अब हुकूमत को जो एक्स्ट्रा पैसा चाहिए वो कमर्शियल बैंकों से लेना है, और इस वक्त कमर्शियल बैंक जो है वो 15% तक चार्ज कर रहे हैं, तो वो भी मुश्किल बात है। मेरे ख्याल में तो ये एक नेगेटिव डेवलपमेंट है। हम समझ सकते हैं कि इस वक्त कैसे हालात हैं और क्यों है, जिस तरह की इन्फ्लेशन है, जिस तरह के हालात हैं इस वक्त, तो डबल डिजिट में हमारा PSDP बढ़ना चाहिए, क्योंकि PSDP की वजह से ग्रोथ आती है, काम होता है, डेवलपमेंट होती है। लेकिन जो जितनी बढ़ना चाहिए उससे ज़्यादा कम हुआ है, यानी गैप जो है वो डबल है। कि एक तो बढ़ा नहीं जो बढ़ना चाहिए था, उसकी बजाय उल्टा कम हुआ। तो अगर आप रियल कोई गैप देखें तो तकरीबन 30% का एक रियल गैप आ गया PSDP में। तो ये तो पॉजिटिव नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि इस वक्त क्या मसला है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है, वो तो रियलिस्टिक अप्रोच तो यही है जब इसके ऊपर हम बात करते हैं। और उसी तनाजुर में फिर अब ये भी है ज़ैगम साहब, ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये ऑप्टिक्स की हद तक ये बात है, या इसको भी कैरी ऑन गवर्नमेंट कर सकती है, और ये भी वक्त की ज़रूरत थी। ये जो सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सरकारी मुलाजमीन में अगर आप छोटे सरकारी मुलाजमीन की बात करते हैं तो जाहिर है वो तो ज़रूरी था, लेकिन सरकारी मुलाजमीन में जो रिफॉर्म्स हैं इनकी इनकम्स में, इनकी सैलरी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनडायरेक्ट तरीके से जो सरकारी मुलाजमीन ऑफिसर ग्रेड में हैं उनको इनडायरेक्ट बहुत कुछ दिया जाता है, उसको रेशनलाइज करने की ज़रूरत है। ओवर एम्प्लॉयमेंट भी है, कुछ लोग अंडर पेड हैं, कुछ लोग ओवर पेड हैं। तो पूरी वो गवर्नमेंट के सेक्टर में जो रिफॉर्म की ज़रूरत है उसकी वजह से अगर आप ओवरऑल देखें तो गवर्नमेंट में अगरचे पैसा हर डिपार्टमेंट के पास कम होता है, हर बंदा रो रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ पैसा ज़ाय भी बहुत हो रहा होता है। अब वो एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए गवर्नेंस के रिफॉर्म की ज़रूरत हो कि हुकूमत जो है जहाँ पे पैसा ज़ाय हो रहा है वहाँ ना हो। और उसमें जो अहम तरीन एरिया है जिस पर बात नहीं हुई वो है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की, जिसमें इतने पैसे बर्बाद हो रहे हैं और जो रिफॉर्म की उसमें गुंजाइश है
उसमें वादा भी किया था पीटीआई ने, बल्कि एक पूरा मॉडल भी उन्हें पेश किया था कि जी खजाना मॉडल हम लाएंगे मलेशिया का, उनको सेहतमंद बनाएंगे, सेहतमंद बना के उनको फरोख्त करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और इस हुकूमत ने तो सिरे से कोई वादा ही नहीं किया कि हम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के लिए क्या करेंगे, पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स के लिए क्या करेंगे, पीआईए जो इतना कुछ हमारा खा जाता है उसके लिए क्या करेंगे, स्टील मिल के लिए क्या करेंगे, को प्राइवेटाइज करेंगे नहीं करेंगे, उन्होंने इस पर बात ही नहीं की। ये भी एक ब्लैक होल है हुकूमत के अंदर ही, जिसकी वजह से अवाम पे भी बोझ पड़ रहा है कि मसलन पावर सेक्टर की जो इनएफिशिएंसी है उसकी कीमत आपको मुझे अदा करनी पड़ती है, और पीआईए वो पैसे खा जाता है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लगने चाहिए, जिसकी वजह से करोड़ों लोगों को फ़ायदा हो, लेकिन खा वो जाता है। हालांकि दुनिया में कहीं भी इस तरीके से आजकल सरकारी जो है वो एयरलाइन नहीं चल रही जो इस तरीके से रियासत के और अवाम के जो वसाइल हैं उनको खर्च कर रहे हैं। जी अमाय साहब, अब आप कहिएगा, जो टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस का तो भी तो असर होगा ही, अगर डायरेक्ट टैक्सेस नहीं भी लगते हैं तो फिर अब आगे जाके आप समझते हैं कि इसके अंदर मजीद बढ़ाने पड़ेंगे टैक्सेस, या ये मामलात इस तरीके से चल सकेंगे? इसका एक ओवरऑल आप क्या एनालिसिस करेंगे? जी देखें, इस दफा भी जो हमारी रेवेन्यू कलेक्शन हुई है उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं लगभग कोई 65% रहे हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे वैसे भी एक मुल्क की इकोनॉमी को चलाना जो है वो इज नॉट सस्टेनेबल। तो मेरे लिहाज से तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करना चाहिए, और जो है ज्यादा जो इस बजट से मुझे लग रहा है कि डायरेक्ट टैक्सेशन जो है, डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा लागू किए गए हैं, तो मेरे हिसाब से दिस इज अ पॉजिटिव स्टेप। इसके अलावा अगर आप ये पूछती हैं कि आगे जाके और मजीद इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, अभी फिलवक्त मेरे हिसाब से कबल जो वक्त बात है ये एनालिसिस करना, देखना पड़ेगा कि रेवेन्यू जनरेशन कितनी होती है थ्रू आउट द ईयर, उस हिसाब से फिर ही कोई एनालिसिस कर पाए। और ये 1 लाख से कम तनख्वाह वालों के ऊपर टैक्स खत्म करना, ये कितना थॉटफुल आइडिया इन हालात में? बिल्कुल, ये पहले भी मैंने हुकूमत को यही तजवीज दी थी कि जो सैलरीड इंडिविजुअल है उसका जो 6 लाख का सालाना थ्रेशोल्ड है वो 12 लाख कर दिया जाए। इससे चले वैसे भी जो एक सैलरीड इंडिविजुअल अगर 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, मुश्किल ही है जितनी महंगाई हमारे मुल्क में हो चुकी है कि वो सेविंग्स करे। इससे ये होगा कि चले एटलीस्ट वो अपने अखराजात एक बेहतर अंदाज में तो मैनेज कर पाएगा। कुछ थोड़ी बहुत आप कहते हैं कि उसको रिलीफ फराहम करेगा। एक ब्रेक की तरफ जाता है ना, तो के हवाले से भी लोड शेडिंग जीरो रखने की बात की है, उसके ऊपर भी कुछ इनिशियल पॉजिटिव रद्द अमल आ रहा है, उसके ऊपर भी हम ज़ैगम साहब से जानते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आकर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। डॉक्टर साजिद अमीन साहब ने भी मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया सर आपका। ब्रेक से पहले जो हमने ज़ैगम खान साहब से और अमायद अशफाक तोला साहब से बात की वो तो टैक्स के अमूर के ऊपर, और ऑब्वियसली हम ज़ैगम साहब से इसके सियासी इम्प्लिकेशंस के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन आपका भी हम ओपिनियन सुनते आ रहे हैं इसके ऊपर। आप बात करते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ की और कई दफ़ा इसके ऊपर जोर देते हैं। जीडीपी ग्रोथ का हदफ 5% रखा गया है। ये जो और दीगर गोल जो फैसले हुकूमत की तरफ से किए गए हैं, यकीनन बड़े महदूद ऑप्शंस के साथ ये बजट रखा गया है आवाम के सामने, लेकिन ये रियलिस्टिक है या थोड़ी ओवर एम्बिशन भी है इसके अंदर? आप कैसे देख रहे हैं, या मुनासिब है बजट? थैंक यू सो मच। मुझे लगता है जो 3 टारगेट्स हैं वो गवर्नमेंट ने शायद थोड़े से रियलिस्टिक नहीं लग रहे हैं। सबसे पहले तो इन्फ्लेशन है। मसलन अगर आप अभी देखें तो हमारा जो इन्फ्लेशन है वो 13-14% के करीब है, और आप अगर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवीज़ को लेके आते हैं, पेट्रोल की प्राइसेस और बढ़ाते हैं, अगर आपने IMF के प्रोग्राम में रहना है या उसको एक्सटेंड करना है तो इन्फ्लेशन मज़ीद बढ़ेगा। तो ऐसी सूरत में जो 11.5% के करीब इन्फ्लेशन का टारगेट है थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगता है। एक्सपेक्टेड है कि जो इन्फ्लेशन का नंबर है वो 15-16-17% की रेंज में रहेगा। तो नंबर 1। जो दूसरा टारगेट है जो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगता है वो ग्रोथ का टारगेट है कि 5% के एक तरफ आप पूरी की पूरी जो फिस्कल स्क्यूज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ों को टाइट मॉनिटरी पॉलिसी पे जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट आपका ऑलरेडी 14% के करीब पहुंचा हुआ है, मज़ीद बढ़ने के भी चांसेस हैं, एक्सपेंडिचर आप ऑस्टेरिटी मेजर्स पे जा रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स का ख्याल है और मैं भी एग्री करता हूँ कि जो हमारा जो GDP ग्रोथ रहेगा अगले साल में वो कुछ 4% के करीब, 3.5 और 4% की रेंज में रहेगा, 5% मुश्किल होगा।
तीसरा एक और टारगेट जहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है वो रेवेन्यू का टारगेट होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो हमारा बहुत सारा जो रेवेन्यू आता है टैक्सेशन से वो इंपोर्ट से आता है, इंपोर्ट की स्टेज पे। तो जब आप उसको कर्टेल कर रहे हैं, आप इकानमी को कूल डाउन कर रहे हैं, तो आपकी इंपोर्ट्स डेफिनेटली कम होंगी, तो वहाँ से उसमें जो वो कमी आएगी। लेकिन एक चीज़ जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जो डिस्कशन में मुझे लगता है कि जो जीडीपी ग्रोथ पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन वो शायद इतना रेलेवेंट रहा नहीं। मसलन अगर आप आज की एग्जांपल ले लें, इस टाइम जब हम बैठे हैं, तो एक ऐसी इकानमी जहाँ पे 6% का ग्रोथ रेट है, लेकिन आम आदमी जो है उसकी इतनी मुश्किलात हैं कि उसको खाने पीने की हद तक भी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, अपने डेली मील्स का मसला हुआ है। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो क्वालिटी ऑफ ग्रोथ है वो नहीं है। तो आप चाहे 3% अचीव करें, 4% अचीव करें, बट यह है कि उसका जो बेनिफिट है, उसका जो फ़ायदा है वो आम आदमी तक जाना चाहिए। अगर गवर्नमेंट 5% ग्रोथ रेट अचीव कर भी लेती है इसी तरह का जिस तरह का ये है 5.97%, तो आम आदमी के मसले मसाइल यही रहेंगे उसमें बेसिकली। और जो दीगर कुछ अंडर प्रिविलेज तबके के लिए ख़ास तौर पे गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ साहब का भी जो ट्विटर पे पैगाम भी आया उसमें वो कहते हैं कि मेरा ख़ास फोकस उसके ऊपर ही था। उस हवाले से इकदाम को आप कैसे देखते हैं? और फिर सनतों के हवाले से भी कुछ इकदाम, लोड शेडिंग सिफर करने की बात, नौजवानों के लिए कर्जे देने की स्कीम की बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर एक ओवरऑल एनालिसिस क्या होगा? ओवरऑल देखें, बजट में मुझे लगता है कोई सरप्राइज़ नहीं है। जो लोग तवक्को रख रहे थे बजट की, बजट उसी तरह से है। सबको अंदाज़ा था कि ये एक फिस्कल कंसोलिडेशन का बजट होगा, डेफिसिट्स को कम करना होगा, IMF के साथ मिल के या उसकी कंडीशंस को पूरा करने के लिए बनाया जाएगा। तो क्योंकि हमने IMF को ऑन बोर्ड लेना है और डेफिनेटली हम इस स्टेज पे IMF को लूज़ नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट जो मेजर्स ले रही है वो डेफिनेटली रिक्वायर्ड है, उनके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन था नहीं। तो उस हद तक तो ये दुरुस्त है। नंबर टू ये है कि इस वक्त ये हमें भी आम आदमी को भी समझ है कि ये गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करना ये कोई लॉन्ग टर्म मेजर्स लेगी या मीडियम टर्म मेजर्स लेगी, वो नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ुद भी कह दिया जब उन्होंने बिजनेसमैन कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया कि हम जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म रिलीफ्स हैं उस पर फोकस करेंगे। तो उस सेंस में मुझे लगता है कि ये एक अच्छी एलोकेशंस हैं, अच्छा प्रोग्राम दिया है। जैसे आपकी बिस्प की जो एलोकेशंस हैं वो 364 बिलियन के करीब हो गई हैं। सब्सिडीज़ जो टारगेटेड सब्सिडीज़ की हम तरफ जा रहे हैं। एक अच्छी जो बात हुई कि वो जो एक ब्लैंकेट सब्सिडीज़ होती थी, एक क्रॉस द बोर्ड सब्सिडीज़ होती थी, उनको कम करते हुए टारगेटेड सब्सिडीज़ का कहा जा रहा है। लेकिन ये देखना होगा कि वो टारगेटेड सब्सिडीज़ हम किस हद तक और कितना टाइमली और इफेक्टिवली उनको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, तभी एक्चुअली आम आदमी को उसका जो रिलीफ है वो जाएगा। सही। अब जैगम साहब, एक और बात जो हमारे यहाँ अक्सर जेर बहस रहती है जब भी बजट आता है वो होता है दिफाई बजट। इस बार भी जेर बहस आ रहा है, तो 1450 अरब रुपए का दिफाई बजट है। इत्तलात ये भी हैं कि फोर्सेस की तरफ से भी एक जो बचत के हवाले से इक़दामात किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पे इस जुम्मे के दिन को एक ड्राई डे के तौर पे मनाना और दीगर अखराजात में कमी के लिए इक़दामात की बात भी की जा रही है। इसके हवाले से आप कैसा देखते हैं? जब इसका हम कंपैरिजन करने लगते हैं तो आम तौर पे जो लोग हैं वो उसको तालीम और सेहत के बजट के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। दिफाई बजट पे आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, कंपैरिजन तो बनता है। कंपैरिजन इस लिहाज से नहीं कि हम कोई दिफा के ख़िलाफ़ हैं, बल्कि कंपैरिजन इस लिहाज से बनता है कि हम जो तालीम और सेहत के अहम तरीन शोबे हैं जिसकी बुनियाद पे मईशत ने आगे बढ़ना है। देखिए, जो ह्यूमन डेवलपमेंट का महबूबुल हक का मॉडल है, मेरे ख्याल में तो इकनॉमिक ग्रोथ का एक बेस्ट मॉडल है ना, कि आप लोगों को तरक्की दें, इंसानी तरक्की होगी तो उसकी बुनियाद पे मईशत एक सस्टेनेबल अंदाज में तरक्की करेगी। तो उस लिहाज से हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, एजुकेशन की जो हालत है, सेहत की जो हालत है, गुर्बत की जो हालत है, उससे फिर मईशत पे असर पड़ता है। और जो बहुत बड़ा लेसन है इस बहरान का वो ये है कि जब आपकी मईशत अंडर प्रेशर आती है तो फिर आपका दिफा भी अंडर प्रेशर आता है और आपके दिफा को भी खदशात होते हैं। आपकी जो इकनॉमिक सिक्योरिटी है वो आपकी जो डिफेंस सिक्योरिटी है उसके लिए एक बुनियादी शर्त है। अगर आप इस वक्त देखें जो डिफेंस के एलोकेशन में इजाफा किया गया है वो तो इन्फ्लेशन को भी कवर नहीं कर रहा और कई साल से आपका डिफेंस भी जो है, डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो दबाव में है। जो बिग टिकट आइटम्स हैं, जो बड़ी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं, वो हमारी फ़ौज नहीं ख़रीद पा रही। तो इसलिए मेरे राय में हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी इस बात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो सबसे अहम चीज़ है। पाकिस्तान का दिफा भी पाकिस्तान के मईशत पर खड़ा है और मईशत तभी आगे जाएगी जब पाकिस्तान में इंसानी तरक्की होगी, जब लोगों पर तवज्जो दी जाएगी। इतनी बड़ी तादाद में जो अनस्किल्ड लेबर है, 50% से ज़्यादा लोग मुकम्मल तौर पे नाखानदा, ख़वातीन जो हैं उनकी इतनी कम शमूलियत प्रोडक्टिविटी में, लेबर सेक्टर में और इवन आला तालीम में भी। अगर आप भारत को देखिए कि उसने भी
जो प्राइमरी और सेकेंडरी तालीम थी उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं थी, लेकिन आला तालीम पर जो डिस्प्रोपोर्शनेट तवज्जो थी उसकी वजह से उससे कितना फ़ायदा हुआ कि अभी भारत का IT सेक्टर की सिर्फ एक्सपोर्ट्स जो हैं वो $200 बिलियन है, पाकिस्तान के सिर्फ $2 बिलियन है। अगर हमारा सिर्फ IT सेक्टर ही भारत के साथ आबादी के साथ ही प्रोपोर्शनेट होता, अगरचे कोई वजह नहीं कि हम भी $100 बिलियन कर रहे होते, IT का आबादी से तो कोई ताल्लुक नहीं, अगर हमने भी आला तालीम पे खर्च किया होता तो हो सकता है 40, 50, $100 बिलियन, लेकिन अगर आप $10 बिलियन भी कर रहे होते, उसका सिर्फ जो है 5% भी कर रहे थे, तो आज हमारे पास ये करंट अकाउंट डेफिसिट ना होता, हम इस बुहरान में ना होते। तो इस वक्त अहम तरीन बात यह है कि पाकिस्तान के जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, जो पाकिस्तान की पावर एलीट है, वो एक स्टेप बैक ले और जो लार्जर पिक्चर है पाकिस्तान की इकानमी की और पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकानमी की, उसको देखें और मसलों को लॉन्ग टर्म हल करने की कोशिश करें। सही, और ये बातें इस तरह की हो भी रही हैं काफ़ी अरसे से। जैगम साहब, जब हम इकोनॉमिक पॉलिसी को नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाते हैं, उसके अंदर इकोनॉमी को हम उसकी ज़्यादा तवज्जो के ऊपर रखा हुआ है और इदारों की तरफ से भी इस बात का बारहा इजहार किया जा रहा है। एक शॉर्ट ब्रेक आते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, खासकर इसके ऊपर डॉक्टर साहब का भी और तोला साहब का भी टैक्स अमूर के हवाले से एक कॉमेंट, खुसूसी कॉमेंट होगा एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। क्विकली बात करेंगे, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। तोला साहब, आप कहिएगा, हम हर साल ही ये सवाल पूछ रहे होते हैं और हर साल ही जो हुकूमतें होती हैं वो ये बात कर रही होती हैं कि हम जो है वो टैक्स कलेक्शन को बेहतर बनाएंगे, डिस्करेज करेंगे नॉन फाइलर्स को। अब इस वक्त की जो हालात हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उनको देखते हुए क्या एक तो कॉम्प्लिकेशंस पेश आती हैं जो कि हम अपने हदफ के मुताबिक नहीं टैक्स कलेक्शन कर पाते, और इस वक्त हुकूमत जो एम कर रही है उसको आप कैसे देख रहे हैं? जी देखें, इस वक्त लगभग टारगेट जो है वो 7,250 या 55 अरब का है, और अगर मैं जो प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन है उसको और मैं क्या कहते हैं अपना जो प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ है उसको मिलाऊं तो ये और पुराना जो अचीव टारगेट जो उन्होंने बोला 6,000 अरब, तो लगभग कोई 7,100 अरब के करीब रेवेन्यू जनरेट कर सकती है हुकूमत। बाकी जो है मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वगैरह के थ्रू ये जनरेट कर सकते हैं। मगर देखें, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस वक्त जो आपके 43% ऑफ योर नॉमिनल GDP जो है वो आपका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दे ही नहीं रहा है टुवर्ड्स द टैक्स रेवेन्यू। एग्रीकल्चर सेक्टर का आप मिसाल ले लें, 22.68% जो है वो GDP का है, मगर जब टैक्स कंट्रीब्यूशन की बात आती है तो इट इज लेस देन 0.01%। तो जब तक हम इन सेक्टर्स को टैक्स रिजीम, टैक्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर नहीं लाते, और जो हमारी एक पैरेलल इकोनॉमी है जो बहुत इट्स अ वेरी ह्यूज पैरेलल इकोनॉमी, तो उसको जब तक हम मेन स्ट्रीम इकोनॉमी में नहीं ट्रांसलेट करते, हम शायद रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे बट वील बी मिल्किंग द सेम ओल्ड काउ, और इससे कोई नए एवेन्यूज जो है वो रेवेन्यू जनरेशन के हम नहीं ढूंढ पाएंगे शायद। सही। डॉक्टर साहब, अब आखिरी कमेंट में आप ये बताएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को रिकंसिडर करना पड़ेगा, और फिर इसके अलावा पेट्रोलियम लेवी के हवाले से खतरा तो अब मौजूद ही एक रहेगा अनकन्फर्म तरीके से, क्योंकि बजट तकरीर में तो ये बात नहीं थी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसमें अगले साल का हदफ 750 अरब और फिर कीमतें 30 से 35% मजीद रुपए मजीद बढ़ सकती हैं। तो इस हवाले से या और किन चीज़ों को मद्देनज़र गवर्नमेंट ने भी रखना होगा और अवाम भी इस चीज़ के हवाले से खबरदार ही रहेंगे, बदल तो कुछ सकते नहीं है। मैं जस्ट एक कमेंट टैक्स रेवेन्यूज़ पे दे दूं कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो टैक्स पॉलिसी का सिर्फ एक मकसद रह गया है कि टैक्स रेवेन्यूज़ का टारगेट अचीव करना, चाहे वो कैसे भी हम करें। इस साल के भी जो पिछले साल के नंबर्स आ रहे हैं तो हमारी जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है वो एक्चुअली बढ़ी है। पिछले 2-3 साल से कंसेक्यूटिवली हमारी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का शेयर है वो बढ़ रहा है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ने का मतलब है, शेयर बढ़ने का मतलब है कि आप सारे का सारा जो बोझ है वो आम आदमी पे डाल रहे हैं, जो एक्चुअली रिग्रेसिव टैक्सेशन है पाकिस्तान में। तो एक तो यह है कि हमें जो रेवेन्यूज़ का टारगेट ज़रूर अचीव किया जाना चाहिए, बट थ्रू डायरेक्ट टैक्सेशन, और उस सेमत में कुछ जो इकदामात गवर्नमेंट जो है वो प्रपोज इस बजट में कर रही है, बट देखते हैं वो कितने इफेक्टिव होते हैं। आपके सवाल की तरफ आते हुए मुझे लगता है 3-4 चीज़ें हैं जो शायद मिस हुई हैं, हो सकता है वो बजट डॉक्यूमेंट में हो। अभी हमारी जो डिस्कशन है वो बजट स्पीच के ऊपर है, बहुत सारी चीज़ें अभी जो हैं वो
डिस्क्लोज होना है अभी कि कैसे होती हैं। मसलन मुझे टोबैको टैक्सेशन का कहीं भी नज़र नहीं आया कि क्या टोबैको के ऊपर टैक्सेशन कहीं लगा है, सिगरेट्स के ऊपर क्या टैक्सेशन है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा एक मार्जिन है और बहुत ज़्यादा डिमांड भी है सिविल सोसाइटी की भी और आम आवाम की भी। हमारी लास्ट ईयर जो टोटल सॉरी जो कलेक्शन थी टैक्सेस फ्रॉम टोबैको यूज़ टोटल वो 135 बिलियन के करीब थी। उस पर अभी कोई बात है सच नहीं हुई। एक और चीज़ जो मुझे लगता है कि कंसिडर की जानी चाहिए या होगी शायद, वो ये होगा कि जो आपने टैक्स लगाया है क्रेडिट कार्ड के ऊपर, एक तरफ गवर्नमेंट ये अनाउंस कर रही है कि हम डिजिटाइजेशन को, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो है वो टैक्स लगा रहे हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तो वो इनकरेज करेगा कैश इकानमी की तरफ जाते हुए। और उसमें और एक प्रॉब्लम जो पाकिस्तान की रही है कि हमारे यहाँ कैश बहुत ज़्यादा है, कैश इन ट्रांजैक्शन जो है वो दूसरों से बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह के कुछ जो दो तीन मेजर्स हैं वो गवर्नमेंट को शायद देखना होंगी। बट जस्ट टू क्लोज, मुझे लगता है दो चैलेंजेस जो गवर्नमेंट के लिए बड़े अहम रहेंगे, इवन अगर ये डॉक्यूमेंट्स पे एक अच्छा बजट कह भी लें, अगर आप इसको देखते हुए चीज़ों को कि गिवन हालात में ऐसा था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी अचीव हो पाती है कितनी नहीं हो पाती, वो एक्चुअली इस बजट की इम्प्लीमेंटेशन को डिफाइन करेगा इसको उसमें। तीसरा IMF की क्या कंडीशन, दूसरा जो IMF की कंडीशंस क्या होंगी अगर हम एक्सटेंड करते हैं इस प्रोग्राम को। जैसे आपने खुद भी कहा कि अगर लेवीज आ जाती हैं तो जो इन्फ्लेशन है वो आपका एक्सप्लोड कर जाएगा अगर मजीद इसमें पेट्रोल की प्राइसेस आती हैं। और तीसरा जो बड़ा अहम फैक्टर रहेगा, जो आपके तमाम एस्टिमेट्स जो गवर्नमेंट रख रही है, चाहे वो करंट अकाउंट डेफिसिट के हैं चाहे वो इम्पोर्ट्स के हैं, वो डिपेंड करेगा कि ऑयल प्राइसेस की क्या सूरत हाल रहती है। और कुछ एस्टिमेट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स का शायद कहना है कि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो शायद $140 पर बैरल तक जाएं। अगर वो जाती हैं तो हमारी ये तमाम के तमाम जो स्टेप्स हमने लिए हैं ये नाकाफ़ी पड़ जाएंगे, ये बहुत पीछे रह जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साजिद साहब। जिस तरह आपने बात की है, जाते जाते पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप सबसे, मैं चाहती थी जैगम साहब से इसके ऊपर कमेंट हम हासिल करें कि अब इमरान खान साहब इसके ऊपर क्या कोई मईशत के ऊपर पॉलिटिकल तौर पे कोई बयानिया बना सकते हैं, नहीं बना सकते, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, क्योंकि वक्त ख़त्म हो चुका है। जैगम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अमायद अशफाक तोला साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। इंशाल्लाह अब अगले हफ्ते से जब इसकी एक तो तफसील भी हमारे पास होगी और इसके ऊपर बाकायदा तौर पे इसके असरात भी हमें नज़र आना शुरू होंगे, तो आप दोबारा इसके ऊपर बहस करते रहेंगे। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।